हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। सीरीज का नाम चल रहा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसका करने वाले हैं आज मतलब कि कौन सा चैप्टर, 14 चैप्टर। ठीक है, ये सीरीज एप्लीकेबल है केवल बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के वाले बच्चों के लिए। बस आपका सेमेस्टर जो होना चाहिए वो छठा होना चाहिए। ठीक है, आज 14 चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द एनुअल रिपोर्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी एनुअल रिपोर्ट कैसी होती है और किस तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ती है। सिंपल ना, ठीक। और सर मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर क्या बोलते हैं आपका थोड़ा सा सीरीज जो है वो थोड़ी सी लेट चल रही है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, लगभग 2-3 चैप्टर आपके रह गए हैं। ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम पे आ नहीं पाएगा। और मैं फिर कह दूँ सर कि 2-3 चैप्टर करने से अच्छा ना, जो लास्ट के 2-3 चैप्टर हैं उसको करने से अच्छा जो पास्ट ईयर्स के पेपर है ना, आप उनको सॉल्व करो, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वो आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हो जाएंगे अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन करते हो। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के, आप जाके देख सकते हो, आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, तो सब चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन करते हो ना आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगी। मतलब लास्ट के 2-3 चैप्टर करने की जगह आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन करके जाओ, ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कौन से आते हैं और जो बार बार रिपीट आ रहे हैं ना क्वेश्चन, उनको तो पक्का करके जाओ। समझ में आया? जैसे अगर आप चेक करोगे तो IRDA, भाई ये टॉपिक बनाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है। ठीक है, तो IRDA के ऊपर मैं एक बार तो IRDA पहले मैं समझा चुका हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पे कंसेप्ट आया तो मैंने थोड़ा सा और बताने की कोशिश करी है कि उस टॉपिक में बताया गया था, आपको याद आ जाए। समझ में आया? वैसे ये IRDA वाला कंसेप्ट पूरा हो चुका है, मगर आप एक बार और समझ लो ध्यान से अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा बार आता है। समझ में आया? ठीक है, और आप पास्ट ईयर्स के करोगे ना तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मेरे लिए हेल्पफुल कब होगा? जब आप नीचे मेरा जो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे रखा है चैनल का, आप उसको सब्सक्राइब करोगे। आसान है, विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से हमारा चैनल है, आप जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चालू करते हैं फिलहाल, तो शुरू करते हैं चैप्टर पर। और चैप्टर चालू करने से पहले अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मतलब कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है सर? हाँ जी, बस कोशिश करना कि कॉल ना करें कि कॉल में कभी हम बिजी मिलेंगे कभी आप बिजी मिलोगे। आप व्हाट्सअप करो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम फ्री बैठे हैं, वेले है, मतलब वेले इंसान हम। ठीक है, हाँ जी, आप व्हाट्सअप करिए, कॉन्टैक्ट करिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पे करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। शुरू करते हैं। बात आती है IRDA, काफी बार आया हुआ है टेस्ट पेपर में। तो होता क्या है, मतलब आपके एग्जाम्स में तो होता क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये होती है एक अथॉरिटी जो कि क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, लीगल बॉडी जिसे कहते हैं, जो कि खाली मैनेज करती है क्या, इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनीज है ना उनको, यानी इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसको मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे बोलते हैं, लीगल बॉडी जिसे बोलते हैं। उसका नाम क्या रख दिया हमने? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सिंपल था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, है क्या ये। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, जो बताया था आपको, फॉर्म्ड अंडर एन मतलब अंडर एन एक्ट, जो कि एक्ट के द्वारा बनाई गई है, ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक्ट पास होते हैं, आपको पता ही है। हाँ जी, दोनों सभा, लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद बनते हैं कोई भी एक्ट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी, अच्छा किसके लिए बनाई गई थी? इसका नाम क्या था? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। ये कंपनी थी 1999 के अंदर, और उसके बाद इसमें चेंजेस किए गए थे और क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता था बेसल 1, और उसके बाद इसमें चेंजेस किए गए। जब हमको जरूरत पड़ी तो उसको बोला गया बेसल 2, जो कि लगभग 2002 के अंदर हुए थे चेंजेस। उसके बाद हमें फिर जरूरत पड़ी तो हमने दोबारा से चेंजेस किए थे, जिसका नाम था बेसल 3। याद है? हाँ जी, तो होप करता हूँ आपको ये सब चीज़ें याद होंगी, पहले से मैं पढ़ा चुका हूँ इन सब के बारे में। ठीक है ना, आप अच्छे बच्चे हो तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो पहले से। ठीक है, मतलब इन सब के बारे में बनाया गया था, मतलब कि इन्होंने चेंजेस किए गए थे, जो कि रेट थी जो कि क्या बोलते हैं उन पे लगाई जाती थी बैंक्स वालों पे, इन सब के बारे में। चालू करते हैं आगे, यानी जितना पैसा उन्होंने, जैसे बैंक वालों को जितना पैसा अपने पास रिस्क के फॉर्म में रखना पड़ता था, वो रेट यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये सब पढ़ चुके हैं पहले से। उसके बाद IRDA एक्ट 1999 बना था, मतलब 1999 में बना था जब ये पास हुआ था, फॉर द ओवरऑल सुप्रीमेसी, मतलब कि सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया। इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उस पर सुपरविजन करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। सिंपल था भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, मेन हमें जो पढ़ना है वो है कि एनुअल रिपोर्ट कैसे बनती है, किसकी? इंश्योरेंस कंपनी की। ठीक है, तो सुनिए, अकाउंटिंग रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, किस तरीके से काम करती है, वो आपको समझना पड़ेगा। समझे? तो IRDA ने
IRD है ना, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक तरीके से एक्ट के थ्रू बनी है, जो कि ठीक है, उन्होंने 2 सेक्शन दे रखे हैं, 2 सेक्शन के हिसाब से हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। समझ में आया? हाँ जी, सुनिए ध्यान से, मैं वही कह रहा हूँ, जो इंश्योरर है, एन इंश्योरर कैरिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, किसी इंश्योरेंस ने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ले रखा है, ठीक है, शैल कंप्लाई, वो भरेगा, क्या भरेगा, कंप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा किसके लिए, सेक्शन ए के अंदर, यानी कि उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन ए के अंदर। सिंपल है, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो जो कि इंश्योरेंस बिजनेस है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी किसके हिसाब से, सेक्शन ए के हिसाब से। और अगर आप एक बिजनेस चलाते हो जो कि जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जैसे बताया था 2 बिजनेस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, वैसे ही तो अगर आप एक क्या बिजनेस चलाते हो जो कि जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो सेक्शन बी के अकॉर्डिंग बनानी है, बस इतना सा लिखा हुआ था इसके अंदर। सिंपल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आती है, आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे जितने भी स्टेटमेंट हैं जो कि जरूरी है आपकी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए, वो सारी स्टेटमेंट बनाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है भाई? हाँ जी, शुरू करते हैं आगे। ऑल अकाउंट मस्ट बी प्रीपेयर्ड। हाँ जी, ये जो जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे प्रीपेयर किए जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, आईसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से। ये जो आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, आपको पता है, बड़ी बात है, आप कॉमर्स के बच्चे हो, तो जो ये जो आईसीआई है, आईसीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से जितने भी अकाउंट्स हैं वो प्रीपेयर किए जाएंगे, एक्सेप्ट दैट, यानी कुछ को छोड़ के। कौन से हैं? वो खाली 2 हैं, 2 नहीं बेसिकली 3 है, मगर मैंने 2 लिखी है, वही जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के जो है वो आप चाहो तो इसके हिसाब से नहीं बनाओ, मतलब कि आईसीआई के हिसाब से नहीं बनाओ। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड और एक होता है डायरेक्ट मेथड। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ते हो, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रीपेयर करते हो, तो वहां पे 2 मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रीपेयर करने के लिए। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो ये कहता है कि आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लो, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो आईसीआई कहता है कि इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहिए, लेकिन ये कहता है इतना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इनडायरेक्ट मतलब खाली डायरेक्ट मेथड से भी वो बना सकते हो, क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कौन सा है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जो अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में होती है, और वो भी ये कहता है कि आपको आईसीआई की गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है जब आप अकाउंटिंग करते हो किसकी, इन्वेस्टमेंट की। बस ये छोटी सी बात थी जो आपको समझनी थी कि कैसे बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और किस सेक्शन के हिसाब से। यानी आपने क्या सीखा, अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी तो वो सेक्शन ए को फॉलो करेगी लाइफ इंश्योरेंस, अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी तो वो सेक्शन बी को फॉलो करेगी, और वो सारी गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए किसके फॉलो करेंगे, आईसीआई के, और कुछ रूल्स को छोड़ के, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि क्या बनाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो कि क्या प्रिपेयर करता है, मतलब कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है ना? हाँ जी, आप इनको छोड़ के बाकी जितने भी अकाउंट है वो आपको आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। सॉरी भाई, नॉइस आ रहा हो तो आगे चलते हैं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब डायरेक्टर्स रिपोर्ट, अब आपको पता है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, मतलब आरओसी को या फिर किसी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तो वहां पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट देनी पड़ती है कि जो डायरेक्टर्स है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उनके हिसाब से क्या कंपनी ठीक चल रही है या नहीं चल रही। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, पहली चीज किसको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, आईआरडीए को। तो क्या क्या प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, यानी कि उसको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी किसकी, कंपनी के अफेयर्स की, मतलब कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी आईआरडी को। ठीक है? उसके बाद रिजर्व इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व बना रखा है कंपनी ने तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। अब डिविडेंड अमाउंट, अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड का अमाउंट डिक्लेयर किया है तो फिर उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी किसको, मतलब कि आईआरडीए को। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज चलते अर्निंग, अगर आपकी विदेश मतलब फॉरेन एक्सचेंज से भी अर्निंग आई है, यानी विदेशों से भी अगर आप कमा रहे हो पैसा तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद मटेरियल चार्जेस, जितनी आपकी कॉस्ट लगी है माल बनाने में वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। नेम फॉर एवरी एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय का नाम है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहे हैं उन सबकी डिटेल देनी पड़ेगी। समझ में आया? ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी जो है लगभग 24 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे इंप्लॉयज जिनकी सैलरी 24 लाख रुपए से क्या है, ज्यादा है, उन सभी इंप्लॉयज की आपको क्या देनी पड़ेगी, डिटेल देनी पड़ेगी। अच्छा, अगर कोई इंप्लॉय ऐसा है जो कि बीच में ज्वाइन हुआ है भैया, उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में अगर ज्वाइन हुआ है तो उसकी सैलरी साल की 24 लाख से ऊपर हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि उसने 6 ही महीने काम करा है। तो इस टाइम पे उसकी सैलरी देखी जाएगी, अगर उसकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ से ऊपर है तब उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अगर उसकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ से नीचे है तो उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, बात आती है रीजन और फेलियर ऑफ बायबैक। अगर आपने बायबैक किया
किया है, यानी अगर आपने कोई कंपनी के बायबैक कर रहे हो या फिर आप जो आपने शेयर इशू करके उनको वापस खरीद रहे हो तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। और आप फेलियर हो गए यानी आप बायबैक नहीं कर पाए, तब क्यों नहीं कर पाए उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। किसको? IRD को। और इसके बाद इस चैप्टर में था बैलेंस शीट। और भाई यहाँ पे बैलेंस शीट समझाना बहुत मुश्किल टॉपिक है कि मैं बैलेंस शीट बनाऊं और उसको समझाऊं, क्योंकि मेरे को पता है डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। तो यही एक्सेप्शन होती है किसकी, कि यहाँ पे जो डिजिटल काम होता है वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो जो चीज़ मेरे से हो सकती थी मैंने करवा दिया, अब जो चीज़ मेरे से नहीं हो सकती वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मैंने ये चेक कर लिया है, मैं कोशिश करता भी बनवाने की, मगर मैंने ये चेक कर लिया है कि पास्ट ईयर्स के जितने भी पेपर है ना उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया जो कि बैलेंस शीट के ऊपर हो, ठीक है। तो मैं उसको छोड़ ही देता हूँ। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है। रेशो वाला टॉपिक था, रेशो वाला टॉपिक आप आराम से कर लोगे और उसके अंदर कुछ है नहीं, और एग्जाम्स में आता भी नहीं वो टॉपिक। अगर आपके में आ गया तो फिर आपका बैड लक, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ जी, बस फिर खत्म ही वाला चैप्टर। तो बस 2 या 3 चैप्टर रह गए हैं बस खाली बेसिकली, जो कि आपको ना के बराबर ही है वो कि आप करो, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं डाल नहीं पाऊंगा वीडियो। हाँ, एग्जाम के बाद डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर एग्जाम के टाइम तक नहीं डल पाएंगी भाई, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो आप पास्ट ईयर्स के पेपर की तैयारी करो ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो आपको वही करना चाहिए। पास्ट ईयर्स के पेपर की तैयारी कर लो। हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि हमारे डिस्क्रिप्शन का पता नहीं भाई ध्यान रहेगा तो या नहीं रहेगा, ठीक है। मगर हमारे चैनल पर डली हुई वीडियो आप जाके देखिए फटाफट से, प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। लास्ट वीडियो के नाम, लास्ट वीडियो होगी आपकी, तो आप देख सकते आराम से। तो बस और कुछ नहीं, पास्ट ईयर्स के पेपर की तैयारी करना मेरी तरफ से बस यही आपके लिए राय है, और बाकी आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करके देना पक्का, अच्छे तरीके से, हमको आशा मिल जाती है। और मेरा जो चैनल है विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स, उसको तो आप कर ही दोगे आराम से। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। चलो फिर बाय बाय।